दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2023 संविधान के प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। ये मैं सब्जेक्ट वाइज इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम डालते हैं तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। कम से कम 4 से 5 घंटे का तो वीडियो ही हो जाएगा। उससे अच्छा हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में 20-20, 30-30 मिनट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 2023 में भी 10 से 12 क्वेश्चन संविधान से पूछे गए थे। तो पहला है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ठीक है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया संविधान में एक मतलब वो है, वाक्य है। अब इसका अर्थ पूछ रहा है, सारभूत रूप में इसका क्या अभिप्राय है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति और विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि की समक्ष समानता। देखिए, सम्यक प्रक्रिया मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो क्या बोलते हैं विधि के सम्यक होगी। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत विधि का सम्यक होगा कि कोई मुजरिम भी है तो उसे भी अपना पक्ष रखने का वो दिया जाए, मौका दिया जाए। ठीक है, यही होती है विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसीलिए भारत में कोर्ट ये जानती है कि ये मुजरिम है, फिर भी उसको वकील रखने का हक देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हो जाएगा। उचित प्रक्रिया का तात्पर्य नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत से है। उदाहरण, अभियुक्त को सजा सुनाने से पहले अपना बचाव करने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। कथन एक, कथन दो दिए गए हैं। अब इसमें ये देखना है, कथन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है पर व्याख्या नहीं करता। फर्स्ट सही, सेकंड गलत, दोनों गलत, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखना है, भारत में दैनंदिनी जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। और कथन सेकंड है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। ठीक है, तो भारत में दैनंदिनी जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं, बिल्कुल सही है। और कथन दो देखते हैं, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। ठीक है, ये भी सही है। अब देखते हैं, कथन एक और कथन दो दोनों सही और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। फिर ठीक है, अब सही है क्योंकि जो जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम है 1894 वाला, उसी में ये प्रावधान था कि प्रांतीय सरकारें जेलों को अपने हिसाब से अनुरक्षण करेंगी। मतलब जेलों में नियम विनियम राज्य अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो फिर फर्स्ट सही और सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जेल, उसमें निरुद्ध व्यक्ति एक राज्य विषय है। जेल राज्य विषय है। जेलों का प्रबंध और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित होता है। जेल प्रबंधन और कैदियों के प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों की है, जो अकेले इस संबंध में उपयुक्त विधायी प्रावधान बनाने के लिए सक्षम है। इस प्रकार वर्तमान जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्यों की प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार है, अतः कथन एक सही है। ठीक है, ये कुछ और हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जेल अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900 और कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 की समीक्षा की गई और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल जेल अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आदर्श जेल अधिनियम 2023 को अपने अधिकार क्षेत्र में अपनाकर ऐसे संशोधनों के साथ इन्हें वे आवश्यक समझे लाभ उठा सकते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूदा 3 अधिनियमों को निरस्त कर सकते हैं। जो मौजूदा 3 अधिनियम हैं उन्हें आदर्श जेल अधिनियम के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, अभी जेल अधिनियम है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भारत में जेलों का प्रशासन प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला पहला कानून 1894 का जेल अधिनियम है। जेल को किसी भी जेल या स्थान को अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत कैदियों की हिरासत के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस हिरासत और सहायक जेलों को छोड़कर परिभाषित किया। ठीक है, इसमें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजनों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए, ये हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा आते हैं।
आता सब कुछ है, बस ना हमको सही डेफिनेशन ढूंढना है कि क्या क्या बोल रहे हैं। संविधान के प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन देखते हैं। यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। यह सरकार की शक्तियों और को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उद्देश्य का निर्धारण करता है, पर क्या करता है, पर उनको ना लिमिटलेस नहीं करता है, उनको लिमिट में रखता है। ठीक है, सृजन को सुकर बनाता है। और थर्ड है, शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। सबसे सुंदर डेफिनेशन यहाँ पे यही है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। सरकार सब कुछ कर सकती है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है, जो कैदी है उसको वकील रखने से विमुख नहीं कर सकती है, सब कर सकती है सरकार, लेकिन उसकी शक्तियाँ सीमाबद्ध हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, एकदम एकदम करेक्ट आंसर यही है। संविधान अनिवार्य रूप से एक देश का सर्वोच्च कानून होता है और यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है: सरकार की संरचना को परिभाषित करना, सरकारी शक्ति को सीमित करना, संरचना को परिभाषित करती है, सरकारी शक्ति को सीमित करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानूनी संरचना की स्थापना करना, कानून बनाने का मार्गदर्शन देना। जबकि संविधान न्याय, समानता और सुरक्षा जैसे सामाजिक उद्देश्यों को भी रेखांकित कर सकता है। यह राजनीतिक कार्यालय स्थापित कर सकता है। ये आमतौर पर ऊपर उल्लेखित व्यापक उद्देश्यों का हिस्सा है, जबकि यह आवश्यक कानूनों के निर्माण को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? मूल अधिकारों की। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, लेकिन इसको ना तब यूपीएससी 2023 ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। ठीक है, डिलीट कर दिया था। वह एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में अधिनियमित किया गया। इसे वास्तव में मौलिक अधिकारों की कुछ न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। फिर अगला है, निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मानव अधिकार आयोग, विधि आयोग, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका उल्लेख आता है अनुच्छेद 16 में कि राज्य आयोग का निर्माण करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 में, 16 और 15 दोनों में आता है। और राष्ट्रीय, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग का पूरे संविधान में कहीं पे उल्लेख नहीं है, ये एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, विधि आयोग का भी उल्लेख नहीं है और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का भी नहीं है। तो क्या बोले कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो एक, केवल एक ही है। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस निकाय को आरंभ 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन तब यह संवैधानिक निकाय नहीं था। भारत का राष्ट्रपति द्वारा संविधान 102 संशोधन अधिनियम 2018 को स्वीकृति दिए जाने के बाद एनसीबीसी एक संवैधानिक निकाय बन गया। यह अधिनियम एनसीबीसी को संवैधानिक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। वैधानिक निकाय अलग होता है, संवैधानिक निकाय अलग होता है। जो कानून या अधिनियम के द्वारा बना रहता है वो वैधानिक निकाय है, और जो संविधान में उल्लेखित संविधान के कारण, मतलब जैसे संविधान जिसके मूल संविधान में जुड़ा हो, उससे कोई निकाय निकल के आता तो वो संवैधानिक निकाय होता है। फिर राष्ट्रीय विधि आयोग। भारत का विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय हो, ना ही वैधानिक निकाय, इसके बजाय यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ये भी एक वैधानिक निकाय है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, मतलब दो कथन दिए हुए हैं, दो या तीन कथन दिए हुए हैं, अब इसमें से हमें पढ़ के जज करना है कौन सही कौन गलत। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। देखिए, ये गलत है,
क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति जितने कार्य करते हैं ना, वो कभी भी अविधिमान्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि राष्ट्रपति अकेले काम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के साथ मंत्रिमंडल काम करते हैं, फिर कैबिनेट काम करता है, फिर कैबिनेट सेक्रेटरीज काम करते हैं, पीएमओ काम करती है। ये सब इनडायरेक्टली तो राष्ट्रपति के ही अंदर रहती है, तो उसके कार्य अविधिमान्य नहीं होते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उसके निर्वाचन अभी भी होने शेष हैं। मुलतवी कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। अब देखते हैं। देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है वो ये गलत है, क्योंकि ना राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि उस टाइम कि कोई विधानसभा विघटित हो गई है। ठीक है, तो सेकंड भी गलत, फर्स्ट भी गलत। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को किए जाने के बाद संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। ऐसे जरूरी नहीं है, वो वीटो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कोई नहीं। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 71 भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए मामलों से संबंधित है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित हो जाता है, तो फैसले की तारीख तक उसके पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए कार्यों और उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं किया जाएगा। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद विधि द्वारा स्थापित या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से किसी भी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतियों को राष्ट्रपति के कार्यालय की आधिकारिक क्षमता में किया जाता है, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं। ठीक है। और कुछ राज्य विधानसभाओं के भंग होने के कारण भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन स्थगित नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रहे कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। अब लोकसभा में मनोनयन तो खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी मनोनयन चलता है। और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। यहाँ तक कि यदि कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया जाता है तो निर्वाचक मंडल के शेष सदस्यों के साथ आगे बढ़ जाता है। फिर अगला देखते हैं। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस पर विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। वित्त विधेयक को कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। सेकंड सही है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। थर्ड भी सही है। अब देखते हैं हमारा कौन सा गलत है। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में तो राज्यसभा ओके। धन विधेयक को देखते हैं। लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे राज्यसभा और उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जा सकता है, जिसे लोकसभा चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। फर्स्ट क्या था? राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा यदि ऐसी सिफारिशें 14 दिन के भीतर नहीं दी जाती है तो इसे संसद द्वारा पारित माना जाता है। वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है। जब राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जाती है तो वो प्रत्येक सदन पर विचार के लिए लिया जाए। विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में एक साधारण विधेयक पेश किया जाता है। इसे दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। धन विधेयक वित्त विधेयक से किस प्रकार भिन्न है? हालांकि धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ऐसा वित्त विधेयक जिसमें केवल कर प्रस्तावों से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं धन विधेयक होगा। हालांकि ऐसा विधेयक जिसमें कराधान व्यय या
व्यय से संबंधित कुछ प्रावधान शामिल होते हैं, लेकिन अन्य मामलों को भी शामिल किया जाता है, उसे वित्त विधेयक माना जाता है। ठीक है। धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। अध्यक्ष संयुक्त बैठक बुला सकता है, हालांकि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो हमारा क्या पूछा था क्वेश्चन में, वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक। ठीक है। लोकसभा धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यक होती है। धन विधेयक होगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ था हमारा, कोई संयुक्त बैठक नहीं है। अध्यक्ष संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, बुला सकता है मतलब प्रावधान है, लेकिन वो बुलाता नहीं है, क्योंकि मानेंगे नहीं लोग। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में संसद सदन अंततः असहमत हो जाते हैं, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना विधेयक को स्वीकार किए जाने की तारीख के 6 महीने के अधिक बीत जाने पर राष्ट्रपति, जब तक कि लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक समाप्त न हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देता है, तो समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देता है तो क्या होगा? राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी बन जाएगा। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। ऐसे क्षेत्र में के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रहण करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्रों के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आंसर है केवल 2। अब देखते हैं आंसर। पारंपरिक तरीकों और साधनों का उपयोग करके समुदाय के स्वामित्व वाली वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए 2002 में एक संशोधन के माध्यम से समुदाय प्रारक्षित की अवधारणा को WLPA जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। ऑप्शन मतलब जितने भी ऑप्शन हैं, कथन 2 और 3 हमारा सही है। अगला देखते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों के समूह होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। केवल 2 कथन सही हैं। ठीक है, इसका सब आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन है, हमारा फर्स्ट सही है और हमारा सेकंड सही, थर्ड गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को पद को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अनुच्छेद, आंसर है इसका ए। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। आंसर हमारा फर्स्ट सही है और दूसरा गलत है। प्रारूप समिति नहीं बनाई थी। इस दिन क्या बोले थे? संविधान को अंगीकृत कर लिए थे, मतलब बनकर तैयार हो गया था। बनकर तैयार होगा तो प्रारूप समिति ही तो बनाई थी। तो अगर प्रारूप समिति उस दिन बनेगी तो संविधान किससे बनेगा? प्रारूप समिति पहले ही गठित हो चुकी थी।
जिसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इसमें 6 लोग थे: मित्र मुंशी शादुल्लाह, अयंगर, अय्यर, खितान। ठीक है, अब बाद में खितान चले गए थे तो कृष्णमाचारी आ गए थे, और जो मित्र चले गए थे तो मुंशी आ गए थे। नहीं, मित्र चले गए थे तो माधव आ गए थे, माधवन। अब संविधान दिवस के बारे में देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। और यह 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है, इसलिए कथन दो मतलब संविधान को अपनाए थे तो कथन दो तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, और आगे एक्सप्लेनेशन ऐसी है, आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। और बस ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। आप विद्यालय इसके परिवार में जुड़े रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यूपीएससी की पढ़ाई में अपना कदम सही दिशा में रखने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर हम क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं देख पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को जज भी नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं सब्जेक्ट वाइज पहले हिस्ट्री का, फिर संविधान का ला रही हूँ, और फिर इसके बाद हम भूगोल और अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।